Today we can discuss about goal of the psychology. So first question asking to you, किताब में आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं. What is that? Why did your choice 11 in psychology subject? आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट 11 में क्यों लिया? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है. फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है? Why you are choice the optional subject of psychology? अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट बोल के साइकोलॉजी क्यों लिया? लेकिन लास्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई यू आर स्टडी अबाउट साइकोलॉजी. आप साइकोलॉजी के बारे में स्टडी करना क्यों जानते हैं? ये 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ गोल ऑफ साइकोलॉजी में किया जा रहा है. सो यू कैन डिस्कस टुडे goal of psychology. So there is a main 4 goal of psychology. First goal of psychology, you can discuss now main 4 goal of psychology. 4 goal of psychology. Which is that goal of psychology? ये कौन से गोल है? पहला जो गोल है साइकोलॉजी में का, that is called description. What is describe? Describe, that is called describe. What is in this describe? Describe in what? क्या है ये? अब डेली लाइफ में सुन लिया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं. 10वीं तक आपको डिस्क्रिप्टिव ऐसे टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, वर्णन किया जाता है, जानकारी दी जाती है. सो फर्स्ट प्राइमरी गोल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल 5वीं तक बच्चे को ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं. काऊ के बारे में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं. ऐसे लिखिए काऊ पर या गाय पर, तो बच्चे लिखते हैं 4 लेग्स होते हैं काऊ गाय को, और गाय ग्रास खाती है, दूध देती है. इस तरह का वर्णन बच्चे कर लेते हैं. दैट इज डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शंस. सो इन दिस फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज डिस्क्रिप्टिव, दैट इज कॉल्ड डिस्क्राइब. इसमें डिस्क्राइब होता है. सेकंड, व्हाट इज द सेकंड गोल ऑफ साइकोलॉजी? दैट इज एक्सप्लेन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सप्लेन? एक्सप्लेन का मतलब होता है स्पष्टीकरण. आपने जानकारी ली है, आपने वर्णन किया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है. सो सेकंड गोल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेन. इन दिस एक्सप्लेन गोल यू कैन यूजिंग ऑब्जर्वेशन मेथड. आप निरीक्षण पद्धति का उपयोग करते हैं और कॉजेस, क्या कारण हुआ ये घटने के बारे में कारण सोच लेते हैं. तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन इज देयर. सो सेकंड मेजर गोल ऑफ साइकोलॉजी इज एक्सप्लेन, दैट इज कॉल्ड आल्सो इन एक्सप्लेनेशंस. देन थर्ड गोल इज देयर, दैट इज प्रेडिक्ट. व्हाट इज प्रेडिक्ट? प्रिडिक्ट में क्या होता है? प्रिडिक्ट में सोच आ जाते हैं, मतलब थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है. आगे क्या हो जाएगा इसके बारे में सोच लेते हैं अपन. थिंकिंग प्रोसेस इज देन फास्ट एक्सप्लेन. आपके पास जो पूर्व का अनुभव इसकी जानकारी के बारे में, तो वो जानकारी प्रिडिक्ट में आ जाती है. दैट इज कॉल्ड प्रिडिक्ट. सो पिछले का जो अनुभव है, तो क्या है इसके बारे में आगे क्या होने वाला है, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट, दैट इज थिंकिंग अबाउट दैट. सो दैट इज थिंकिंग प्रोसेस इन द प्रेडिक्ट. लास्ट इज द गोल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज कंट्रोल. व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल? इन दिस कंट्रोल, ये कंट्रोल में यानी नियंत्रण करना. तो थिंकिंग जिस तरह से होती है उस तरह से आप बदलाव कर लेते हैं. इसमें विचार
जैसा कर लेते उसमें बदलाव होता है और वर्तन यानी कि बिहेवियर चेंजेस होता है। हिंदी में बहुत बढ़िया मोहरा है, जैसे विचार करोगे वैसे पाओगे। ये जो दोनों है गोल्स, डिपेंड्स अपॉन होना आपको, इसके ऊपर है, जैसा विचार करोगे वैसे कर पाओगे। इस तरह से प्रेडिक्ट होता है। आपने जैसे सोच लिया वैसे यहाँ आपने को सुधारना होता है, बदल किया जाता है। आपने किताब में इसके बारे में एक्सप्लेन दिया है, आप जानेंगे। देखिए पेज इन आवर बुक्स देयर इज एक्सप्लेन फॉर गोल ऑफ साइकोलॉजी, इसमें बताया गया है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट गोल ऑफ साइकोलॉजी दैट इज डिस्क्राइब। इसमें देखिए एक छोटी सी बच्ची है, वो लिटिल फ्लावर्स, लिटिल प्लांट्स देख रही है। तो इसमें पौधा बोलते हैं, ये पौधा जो दिख रहा है उसको वो डिस्क्राइब कर रही है, उसको वर्णन कर रही है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड में देखिए, सेकंड गोल ऑफ साइकोलॉजी में देखिए ये बच्ची सेकंड में, एक पौधा ऐसा है कि वो नीचे मतलब सूखा हुआ है और बाकी के अच्छे दिख रहे हैं, तो दैट इज एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन कर रही है। और थर्ड में देखिए प्रोडक्ट में, ये कैसे हुआ होगा उसके बारे में विचार कर रही है। उसको मतलब सनलाइट नहीं मिला होगा, पानी कम गिरा होगा, इसलिए ये पौधा सूख गया है, ये बारे में विचार कर रही है। उसके बारे में विचार करके वो हम इसमें देखिए वो उसको कंट्रोल में चेंजेस कर रही है बिहेवियर में। तो उसमें क्या करें, उन्होंने पानी डाल दिया, तो यहाँ ये सोच लिया तो पानी डाल दिया है। सो देयर इज अ कंट्रोलिंग देयर, तो यहाँ नियंत्रण। लास्ट यू कैन हाउ रिमेंबर 4 गोल ऑफ साइकोलॉजी, जो 4 गोल है अपने साइकोलॉजी के, वो किस तरह से ध्यान में रख सकते हैं अपन। फर्स्ट है डिस्क्राइब, सेकंड इज एक्सप्लेन, एंड थर्ड इज प्रिडिक्ट, एंड फोर्थ इज कंट्रोल। सो हाउ यू कैन रिमेंबर दैट, आप इसको कैसे ध्यान में रख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा अलग से बताऊंगा आपको। ऐसा डी फर्स्ट है, ई सेकंड, पी एंड सी, DEPC 1 2 3 4। D means describe, E means explain, and P means predict, and C means control. So you can remember this way, या इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। DEPC 1 D E second explain, P predict 3 number, और C is a controlling. So you can remember here DEPC in short, इस तरह से आप शॉर्ट में रख सकते हैं। कौन से 4 गोल है तो DEPC। So here you can remember that DEPC. Then student you can discuss about activity। अब थोड़ा एक्टिविटी के बारे में जान लेंगे, क्योंकि किताब में आपने बहुत एक्टिविटीज दी गई है। आवर सब्जेक्ट साइकोलॉजी इज अ एक्टिविटी बेसिस। आपका जो सब्जेक्ट है तो पूरा साइकोलॉजी डिपेंड्स अपॉन एक्टिविटी, एक्टिविटी पर डिपेंड्स है। सो एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। आपके किताब में 12 एक्टिविटी दी गई है फर्स्ट चैप्टर में। देखिए बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, उसमें से आप कम से कम 8 या 9 तो कीजिए। 12 में से फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ, फाइंड मोर एग्जाम्पल फॉर each of the above goal of psychology, they could be really example that is you know। तो इसके लिए बहुत एक्टिविटीज किताब में दी है। तो एक्टिविटी कैसी होती है इसकी जानकारी है आप लीजिए। और बात नमस्कार, आज हम बात करेंगे अष्टांग योग की। अष्टांग योग जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है। महर्षि योग ऋषि पतंजलि जी ने अष्टांग योग को रचा है। एक बहुत ही सुंदर शास्त्र योग सूत्र, जिसके अंदर अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। महर्षि पतंजलि जी ने योग को 8 अंगों में विभाजित किया है। यम, नियम,
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। आइए अब इन 8 अंगों को विस्तार से जानते हैं। अष्टांग योग का सबसे पहला अंग है यम। यम के अंतर्गत 5 चीजों को केंद्रित किया गया है। 5 प्रकार के यम बताए गए हैं जिसका पालन करके एक साधक अपने मन और इंद्रियों को अशुभ कार्यों से हटाकर आत्म केंद्रित कर सकता है। सबसे पहला यम है अहिंसा। मन के द्वारा, कर्म के द्वारा और वाणी के द्वारा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना। 3 प्रकार से हिंसा बताई गई है। सबसे पहले स्वयं करना, दूसरा किसी से करवाना और तीसरा यदि कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है तो उसे उसके कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना या उत्सुक करना। दूसरा यम है सत्य। जैसा देखा, जैसा जाना और जैसा सुना वैसा ही शुद्ध मन भाव के साथ वाणी के द्वारा प्रकट करना, अर्थ झूठ ना बोलना। तीसरा यम है अस्तेय। किसी दूसरे की वस्तु को चोरी ना करना या किसी व्यक्ति की वस्तु को बिना पूछे उसकी वस्तु पर अपना अधिकार जमा लेना या किसी व्यक्ति की वस्तु को प्राप्त करने की मन में इच्छा रखना, यह भी एक प्रकार की चोरी ही है। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। अपनी इंद्रियों पर संयम रखना और ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना और वीर्य की रक्षा करना। अंत में 5वां यम है अपरिग्रह। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं को संचय करके रखना या जरूरत से अधिक वस्तुओं को अपने पास इकट्ठा करके रखना। यह 5 प्रकार के यम है। एक योगी व्यक्ति को अपने जीवन में यह सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अष्टांग योग का दूसरा अंग है नियम। नियम 5 प्रकार के बताए गए हैं। इनका पालन करना अति आवश्यक है। सबसे पहला है शौच। शौच का अर्थ पवित्रता या शुद्धि। 2 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। पहली आंतरिक शुद्धि यानी मन और विचारों की शुद्धि और दूसरी शुद्धि बाहरिक शुद्धि यानी शरीर की शुद्धि। मल मूत्र आदि वेगों का शरीर से समय समय पर विसर्जन करना और स्नान आदि से निर्वित होना, यह 2 प्रकार की शुद्धि है। दूसरा नियम है संतोष। अपने कर्मों के द्वारा या मेहनत के द्वारा जो कुछ भी धन दौलत आदि साधन उपलब्ध हुए हैं उन्हीं पर संतोष करना और जो कुछ प्राप्त ना हो सका उसकी इच्छा ना करना। तीसरा नियम है तप। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, भूख, प्यास, निंदा, स्तुति, मान, अपमान आदि की चिंता ना करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना, यह तप है। चौथा नियम है स्वाध्याय। प्रतिदिन प्रणव ओम का जाप करना और मोक्ष की ओर लेकर जाने वाले वेद, उपनिषद, शास्त्र, श्रीमद् भागवत गीता आदि धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना। और अंत में 5वां नियम है ईश्वर प्रणिधान, अर्थ अपने आप को पूर्ण रूप से ईश्वर परम पिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर देना और इस बात का हर समय चिंतन करते रहना कि मुझे जो कुछ भी उपलब्ध हुआ है वह सब प्रभु की कृपा से ही उपलब्ध हो पाया है। यह थे 5 प्रकार के नियम और अष्टांग योग का दूसरा अंग। तीसरा अंग है आसन। आसन की परिभाषा दी गई है स्थिरम सुखम आसनम, अर्थ किसी भी एक स्थिति में लंबे समय तक स्थिरता के साथ सुख पूर्वक और जागरूक अवस्था में रहना। आसनों का अभ्यास मुख्य रूप से शरीर में स्थिरता लाने के लिए किया जाता है,
जिससे ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास में शरीर को सहायता मिलती है। हठ योग में 84 प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है, जिसका अभ्यास करके मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। चौथा अंग है प्राणायाम। आसन सिद्ध हो जाने के बाद श्वास प्रश्वास की गति को यथासंभव नियंत्रित करने के अभ्यास को, नियंत्रित करने की प्रक्रिया को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण वह सूक्ष्म शक्ति जो इस शरीर को चला रही है। प्राणायाम के माध्यम से प्राणों को आयाम दिया जाता है और प्राणों का अनुभव किया जाता है। श्वास प्रश्वास की क्रिया यानी प्राणायाम के अभ्यास से साधक ध्यान की गहराइयों में उतरने का प्रयास करते हैं। पांचवा अंग है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ सभी इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने मन में विलीन कर लेना। प्रत्याहार पर विजय पाने के लिए यम और नियम, जो पहले 5 यम और 5 नियम बताए गए हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करना अति आवश्यक है। इसका अभ्यास करके साधक अपने मन और इंद्रियों का पूर्ण रूप से अधिकारी हो जाता है और इसका अभ्यास करने के बाद ही परम सुख का अनुभव होना आरंभ होता है। छठा अंग है धारणा। धारणा मन को किसी एक स्थान पर एकाग्र करने के अभ्यास को धारणा कहते हैं। प्रत्याहार के अभ्यास के द्वारा जब इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं, उसके बाद मन को नाभि चक्र, नासा अग्र, आज्ञा चक्र या अन्य किसी भी स्थान पर एकाग्र करने की प्रक्रिया की जाती है, उसे ही धारणा कहते हैं। सातवां अंग है ध्यान। जब तक मन को एकाग्र करने की प्रक्रिया चल रही है, जब तक अभ्यास चल रहा है, तब तक तो वह अभ्यास धारणा है। लेकिन जब धारणा स्थिर होने लगे, तब वह धारणा न रहकर ध्यान में तब्दील हो जाती है। जिस प्रकार एक नदी समुद्र में प्रवेश करने के बाद नदी न रहकर समुद्र का ही रूप ले लेती है या समुद्र ही बन जाती है, उसी प्रकार जहां पर धारणा का अंतिम छोर खत्म होता है, वहीं से ध्यान प्रारंभ होता है। विष्णु पुराण के अनुसार यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, इन 6 योग अंगों की सिद्धि हो जाने के बाद ही ध्यान की सिद्धि प्राप्त होती है। ध्यान का साधारण शब्दों में अर्थ है अपने प्रति और अपने आसपास में होने वाले हर घटना के प्रति जागरूक रहना या सतर्क रहना। आठवां अंग है समाधि। ध्यान में जब ईश्वर के स्वरूप को प्रकाशित करने वाला साधक ही शेष बचता है, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। आनंदमय, ज्योतिर्मय, दिव्यमय और शांतिमय परमात्मा परमेश्वर में साधक इतना लीन हो जाता है कि उसे स्वयं का भी बोध नहीं रहता। उस अवस्था में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। महर्षि दयानंद महाराज जी कहते हैं, ध्यान में और समाधि में इतना ही अंतर है। ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से ध्यान किया जा रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है, यह तीनों ही उपस्थित होते हैं या इन तीनों का ही बोध रहता है। और समाधि में यह तीनों ही, जो ध्यान कर रहा है,
जिस मन से ध्यान किया जा रहा है और जिसका ध्यान किया जा रहा है, यह तीनों ही उपस्थित नहीं होते या इन तीनों का ही बोध शेष नहीं रहता, केवल दिव्य आत्मा ही परमेश्वर में लीन रहती है। तो ये मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको अष्टांग योग के बारे में समझाने का। यदि कोई उत्सुक हो अष्टांग योग को और गहराई से जानने के लिए तो वह योग सूत्रों का अध्ययन करें। धन्यवाद।